क्रूज ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से नवी मुंबई में एनसीबी की ऑपरेशंस टीम ने कल देर शाम 6 घंटे तक पूछताछ की। उधर क्रूज ड्रग्स में ही गवाह प्रभाकर सैल के वसूली के आरोपों से चलते समीर वानखेड़े मुश्किल में फंस सकते हैं। पर एनसीबी सूत्रों की माने तो एनसीबी की विजिलेंस टीम को जांच में जो सबूत मिले हैं वो प्रभाकर के बयान को झूठ साबित कर सकते हैं। क्रूज ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नवी मुंबई के तलोजा स्थित आरएएफ कैंप पहुंचे। यहां क्रूज ड्रग केस की जांच कर रही एनसीबी ऑपरेशंस टीम रुकी हुई है। इस टीम ने आर्यन को रविवार को पेश होने के लिए समन किया था, पर वो आज पहुंचे। उधर क्रूज ड्रग केस में जांच अधिकारी से खुद वसूली के आरोपों के चलते जांच के घेरे में आ गए समीर वानखेड़े के खिलाफ भी एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही है। इस टीम ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठे किए हैं। क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है। प्रभाकर सैल समेत 15 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कुछ गवाहों के बयान अभी भी होने हैं। जो हमारे मुख्य विटनेस थे प्रभाकर सैल, उन्होंने इस बार आके अपना बयान दर्ज कराया है और भी 1-2 इम्पोर्टेंट विटनेसेस को हम लोगों ने एग्जामिन किया है। जांच की गति और दिशा से हमारी ये पूरी टीम संतुष्ट है और हम लोग जल्दी से जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। प्रभाकर सैल से हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार पूछताछ की और उनसे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है। अब जो भी उन्होंने जवाब दिए हैं या साक्ष्य दिए हैं, उनको साझा करना इस समय मीडिया में उचित नहीं होगा। दोबारा बुलाएंगे उनको पूछताछ के लिए? अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग फिर बुलाएंगे। सर, प्रभाकर सैल ने जो चीजें कही थी, क्या सीसीटीवी फुटेज उसको मैच कर रही है? मैंने बताया कि जांच के निष्कर्ष और जांच को प्रभावित करने वाले तथ्यों पर मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। वैसे एनसीबी सूत्रों की माने तो प्रभाकर सैल का ये दावा कि 2 अक्टूबर की रात किरण गोसावी ने समीर वानखेड़े को कॉल किया था, जांच में झूठा पाया गया है। प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर की रात केपी गोसावी और समीर वानखेड़े के बीच फोन पर बात हुई थी, उस पर एनसीबी सूत्रों का कहना है कि कहीं भी समीर वानखेड़े के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में, उनके फोन रिकॉर्ड्स में ये नहीं आया है कि उन्होंने कभी भी केपी गोसावी से किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत की। इसके अलावा अन्य आरोप जो प्रभाकर सैल लगा रहे हैं, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन खान को अलग बिठाया गया था, उसे भी खारिज करते हुए एनसीबी सूत्रों ने यही कहा है कि आर्यन खान को अन्य आरोपियों के साथ ही बिठाया गया था और उसे उसी तस्वीर में देखा जा सकता है जो तस्वीर प्रभाकर सैल ने खुद शेयर की है। एनसीबी सूत्रों का ये भी दावा है कि सैल खुद गोसावी से मिला हुआ था और वो वही कर रहा था जो गोसावी उसे करने के लिए कह रहा था। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 2 बार प्रभाकर सैल का बयान दर्ज किया है और 1 बार एनसीबी की ऑपरेशंस एसआईटी टीम ने, जो अब क्रूज ड्रग केस की जांच कर रही है। प्रभाकर सैल ने आज तक को ये भी बताया है कि वो उस वक्त भी वहां मौजूद थे जब केपी गोसावी सैम डिसूजा से बात कर रहे थे। प्रभाकर सैल ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से रुपए पूजा डडलानी से लिए गए, उस पैसे को कहां पर बांटा गया। एक व्यक्ति को 23 लाख रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए मनी ट्रांसफर द्वारा सुनील पाटिल को दिए गए और अन्य पैसे केपी गोसावी अपने घर ले गए। इन सारे पैसों को फिर इकट्ठा कर 38 लाख रुपए फिर से अगले ही दिन सैम डिसूजा को सौंप दिए गए। ये सारी बातें प्रभाकर सैल अपने स्टेटमेंट में विजिलेंस टीम को भी बता चुके हैं और इसके अलावा जो मुंबई पुलिस में उनकी स्टेटमेंट हुई है वहां पर भी बता चुके हैं। एनसीबी सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रभाकर सैल बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, कुछ नया बता रहे हैं, कुछ चीजों को बदल रहे हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। भारत की युवा पीढ़ी अब खर्च करने की जगह बचाने में यकीन करने लगी है। एक सर्वे के मुताबिक कोरोना काल में खराब हुए आर्थिक हालात के चलते युवाओं की सोच में ये बदलाव आया है। बचत करने में भी जनरेशन जेड को बैंक, एफडी पर ज्यादा भरोसा है और क्रिप्टो करेंसी जैसे असुरक्षित निवेश पर ज्यादा एतबार नहीं है। भारत की युवा पीढ़ी अब बदल रही है। ये जनरेशन अब खर्च करने की जगह बचत में यकीन रखती है। इस बात का दावा किया है यूथ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म वायरल फिशन ने। इसके मुताबिक भारत की जनरेशन जेड यानी 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए ज्यादातर लोगों के बीच
बचत की आदत तेजी से बढ़ रही है। 24 साल तक की उम्र वाली ये पीढ़ी 40 की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इतनी बचत कर लेना चाहती है कि बाकी का जीवन तंगहाली में ना गुजरे। यही वजह है कि ये युवा जनरेशन खर्च करने की जगह भविष्य के लिए पैसे जोड़ने में भरोसा करती है। इस सर्वे में युवाओं के पैसों को संभालने के तौर तरीकों का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। सर्वे में शामिल जनरेशन जेड के 32% लोगों ने खर्च करने की जगह पैसे बैंक खाते या घर पर ही रखने में दिलचस्पी दिखाई है। ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद 23% ने बैंक एफडी को पहली पसंद करार दिया। नए जमाने के इन लोगों को नए जमाने के निवेश विकल्प यानी क्रिप्टो करेंसी पर ज्यादा यकीन नहीं है। इसके साथ ही घूमने फिरने पर 24% युवा जमकर खर्च करते हैं। निवेश 13% युवाओं की पसंद है, जबकि ग्रोसरी और फूड एंड शॉपिंग पर भी 13% युवा खर्च करते हैं। वहीं फिटनेस और मनोरंजन पर महज 5% युवा पैसा खर्च करते हैं। बचत की यह आदत खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। दरअसल भारत की ग्रोथ में खपत का योगदान करीब 60% है। वहीं कुल आबादी में बड़ी हिस्सेदारी की वजह से देश में खपत, खर्च और आर्थिक तेजी में जनरेशन जेड का बड़ा योगदान है। लेकिन अब कोविड-19 के झटके के बाद तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था के दौर में रोजगार और महंगाई को लेकर आशंकाएं बरकरार है। ऐसे में जिन युवाओं का करियर शुरू हुआ है वो बचत और खर्च को लेकर गंभीर हैं। जो पिछले साल पैंडेमिक हुआ, उस पैंडेमिक में लोगों के रोजगार चले गए, धंधे बंद हो गए, कम हो गए, जिसके कारण से उनको अपने परिवार को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जो उनकी बचत थी उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। इसी को ध्यान रखते हुए जो युवा पीढ़ी ने अपने भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से निपटने के लिए बचत के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चालू कर दिया और अपने जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनको कम करते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बचत से कम इंपॉर्टेंस दी। जाहिर है कि शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल और क्रिप्टो करेंसी में जारी तेजी और इसे मान्यता देने की खबरों के बीच युवाओं की सोच पर आया ये नया सर्वे नीति निर्माताओं और कारोबार जगत के लिए नई चुनौती पेश कर सकता है। आदित्य खेराना, आज तक। बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज हो गई है। जी हां, सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तेज करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी भी पूरे जोर शोर से मंथन कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के यूपी दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग जिलों में चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में शाह आज आजमगढ़ जा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी योगी के गढ़ गोरखपुर में आज अपना चुनावी अभियान चलाएंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो पुरजोर कोशिश करना अपना शुरू कर चुकी है। शंखनाद हो चुका है चुनावी, और ऐसे में आज उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह नजर आने वाले हैं। वाराणसी में पूजा पाठ करते हुए अमित शाह और आज आजमगढ़ 2 दिनों का इनका दौरा है उत्तर प्रदेश का। सियासी समीकरण साधने की पूरी कोशिश। अखिलेश यादव ने कहा कि चूंकि बीजेपी डर गई है और वो जानती है कि इस बार उसका क्या हश्र होने वाला है, इसीलिए बड़े बड़े उनके नेता यूपी का दौरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो बैठक है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2022 में बीजेपी का मिशन जिस तरीके से 300 के पार है, उसे पूरा करने की दृष्टि से न सिर्फ ये बैठक महत्वपूर्ण लगती है, बल्कि पूर्वांचल में जिस तरीके से न सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी सक्रिय नजर आती है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को साधने की कवायद है। और 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 2022 की चुनौती को रिकॉर्ड मत के साथ पार करने की रणनीति के साथ अमित शाह की नेतृत्व में इस बैठक को कर रही है। सीएम योगी की मौजूदगी में अमित शाह ने
प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और बताया कि कैसे जनता के बीच मोदी और योगी सरकार के काम को ले जाकर बीजेपी की बड़ी जीत की राह आसान बनाना है। 2014, 2017, 2019 में जीत का मंत्र देने वाले अमित शाह ने 2022 में 300 प्लस की रणनीति तय की। विधानसभा प्रभारियों को जिम्मेदारियों की बारीकी जानकारी दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो अमित शाह की रणनीति थी जिसने यूपी में विरोधियों को चौंकाते हुए बीजेपी की जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक बार फिर अमित शाह उसी रणनीति के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतर आए हैं और एक एक बूथ पर बीजेपी को मजबूत करने के मिशन में लग गए हैं। कार्यकर्ता ही पन्ना प्रमुख है, चाहे कितना ही बड़ा नेता है, प्रदेश का हो, क्षेत्र का हो या राष्ट्र का हो, उसको अपना 60 वोट का काम करना ही है। 60 वोटर के बाद जाना है, यानी कि 12-15 घर पर उसको जाना है और 12-15 घर का वोट जब वो पका लेगा तो निश्चित सुनिश्चित जीत हमारी होगी। अमित शाह के मिशन यूपी का सबसे पहला टारगेट पूर्वांचल है, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी को भरोसा है कि अगर पूर्वांचल में एक बार फिर बीजेपी की लहर रहती है तो बीजेपी को दोबारा सत्ता में आना तय है। पूर्वांचल के वाराणसी में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं और विधानसभा प्रभारियों को जीत का मंत्र दिया। बूथ को मजबूत करना, इसके साथ ही साथ पन्ना प्रमुख की भूमिका और सरकार के कामों को जनता तक ले जा करके ही 2022 की चुनौती को पार किया जा सकता है। साफ है कि 2022 का चुनाव बीजेपी की साख का सवाल है। यही कारण है कि पदाधिकारियों की इस बैठक में साफ तौर पर अमित शाह ने बूथ को मजबूत करते हुए रणनीति के साथ 2022 की लड़ाई को जीतने का संदेश दिया है। उधर विरोधी पार्टियां भी पूर्वांचल के सहारे यूपी में बदलाव की उम्मीद पाले बैठी हैं। अखिलेश बार बार पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं और आज योगी के गढ़ गोरखपुर से वो अपनी रथ यात्रा आगे बढ़ाएंगे। अमित शाह के यूपी दौरे के बीच समाजवादी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि यूपी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। महंगाई है, बेरोजगारी है, और तब जब देश के प्रधानमंत्री यूपी से हैं, देश के राष्ट्रपति यूपी से हैं, देश के रक्षा मंत्री यूपी से हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा जीते, सबसे ज्यादा विधानसभा जीते, और जनता क्या दे सकती थी। तो लोकतंत्र में जब इतना सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार वही जनता सवाल करेगी और इनका सफाया भी करेगी। वहीं प्रियंका गांधी को भी यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की उम्मीद पूर्वांचल से है। यही वजह है कि चुनावी माहौल बढ़ने के साथ ही प्रियंका पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और गोरखपुर में अपनी सभाएं कर चुकी हैं। साफ है कि सत्ता पाने के लिए पूर्वांचल पर हर सियासी पार्टियों की नजर है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो पूर्वांचल में जीत हासिल करेगा, यूपी में उसकी जीत होगी। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। जिन्ना का जिन्न आपको बता दे अब बिहार तक पहुंच गया है। जी हां, वहां सरकार के साथी ही आमने सामने आ गए हैं। नीतीश के एमएलसी ने जिन्ना को बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताया तो बीजेपी ने यह कहने में देर नहीं लगाई कि जिन्ना को चाहने वाले पाकिस्तान चले जाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना कहां से आ गए, ये जिन कहां से पैदा हो गया, उनको नहीं मालूम। चुनावी मौसम में जिन्ना का जिन्न यूपी होते हुए अब बिहार तक जा पहुंचा है। यूपी में जिन्ना को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन बिहार में जिन्ना के जिन्न को लेकर बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी से ही उलझ गई है। मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आजादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर। जिन्ना के पसंद करने वाले लोगों के लिए खुला ऑफर है कि आप पाकिस्तान में जाकर प्रवास करें। बिहार में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने अखिलेश की तरह ही जिन्ना की तारीफ कर दी है। उन्होंने दोहराया है कि जिन्ना एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना संयुक्त भारत के लिए जो आजादी का मूवमेंट चला, उसके बड़े फ्रीडम फाइटर थे। पहली कतार के फ्रीडम फाइटर थे।
उन्होंने एक बड़े समूह को लीड किया और एक बड़ी जमात के वो लीडर थे और उन्होंने बड़ी मेहनत की देश की आज़ादी के लिए। इसमें किसी को शक और शुबा नहीं बना। बिहार में जेडीयू और बीजेपी सत्ता में साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही बात जिन्ना की उठी, बीजेपी खुलकर मैदान में आ गई। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कह दिया कि जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाएं। भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा, महात्मा गांधी अमर रहें बोलना होगा। आज भी कोई यदि जिन्ना को पसंद कर रहा है तो उनके लिए पाकिस्तान का दरवाजा खुला हुआ है। यदि वो चाहते हैं कि जिन्ना ने ही सब कुछ किया है तो वो पाकिस्तान में जाकर रहे, उनका स्वागत वहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में रहने के लिए भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय करना पड़ेगा। जिन्ना पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश ने सियासी बोतल खोलकर जिन्ना के जिन्न को बाहर निकाला। अब ये चुनावी राज्य यूपी में कूंद फान तो कर ही रहा है, पड़ोसी सूबे बिहार को भी अपने चपेट में ले लिया है। रोहित सिंह के साथ ऐसा लगता है कि मानो इन दिनों पूरी कांग्रेस में हिंदुत्व पर प्रयोग चल रहे हैं। हिंदुत्व की नई नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही हैं। एक परिभाषा राहुल गांधी ने भी दी। राहुल गांधी ने कांग्रेस संगठन के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं को हिंदू धर्म और हिंदुत्व का फर्क समझाया और लगे हाथ सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की जो परिभाषा दी गई है उसके संदर्भ सहित व्याख्या भी कर दी। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत, ये नए नाम की क्या जरूरत है। यही बात तो राहुल गांधी को अपने नेता सलमान खुर्शीद को समझानी चाहिए थी कि हिंदुत्व और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों में इतना ज्यादा फर्क है कि दोनों की तुलना तक नहीं की जा सकती। लेकिन राहुल गांधी तो खुर्शीद के हिंदुत्व विरोधी विचारों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इज हिंदुइज्म अबाउट बीटिंग ए सिख और अ मुस्लिम? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in हिंदुत्व। लग रहा था कि राहुल गांधी सलमान खुर्शीद की किताब के चैप्टर का रट्टा मार कर आए थे, जिसमें हिंदुत्व की विचारधारा को आतंकी विचारधारा के बराबर बता दिया गया। तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व का मतलब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करना है? तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि हत्या और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार है? तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व एक कट्टरपंथी सोच है? राहुल गांधी चाहे जो मर्जी कहना चाह रहे हो, लेकिन उनके विचार बता रहे हैं कि हिंदुत्व पर कांग्रेस आलाकमान की विचारधारा भी खुर्शीद के विचारों से अलग नहीं है। राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे बीजेपी को छोड़िए, हिंदुत्व पर राहुल गांधी के विचार सुप्रीम कोर्ट से भी मेल नहीं खाते, जिसमें हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली कहा गया था। हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं कहा जा सकता। हिंदुत्व को भारत के लोगों की प्रकृति और संस्कृति से जुड़े व्यवहार के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू और हिंदुत्व में भेद किया है, लेकिन राहुल गांधी ने यह भेद समझाने के लिए जो उदाहरण दिए हैं वो खुद विवादित है। हिंदू और हिंदुत्व के अंतर को स्पष्ट करने के लिए भी उन्हें चीन के नेताओं से मदद लेनी पड़ी। एक बार
चाइना के कोई लोग नेता आए थे, मैंने उनसे पूछा आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट हो और फिर आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। चीन के नेताओं ने तो राहुल गांधी के सवाल को हंसकर टाल दिया, लेकिन हिंदुत्व को हिंसक सोच बताने वाले राहुल के बयान को बीजेपी बिल्कुल भी टालने के मूड में नहीं है, बल्कि वो तो राहुल गांधी के इन विचारों का ही इंतजार कर रही थी। ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का हिंदुत्व ज्ञान उबाल मार रहा था, जिसकी वर्षा वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कर रहे थे। वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि कांग्रेस की विचारधारा का सामना बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा से है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा है क्या, ये भी उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ रहा था। हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और एक आरएसएस की विचारधारा। आज के हिंदुस्तान में बीजेपी आरएसएस ने नफरत फैला दिया है और कांग्रेस की विचारधारा जो जोड़ने की, भाईचारे की, प्यार की विचारधारा है, 2014 से पहले विचारधारा की जो लड़ाई थी फोकस्ड नहीं थी। आज के हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई सबसे जरूरी लड़ाई हो गई है। अब समय आ गया है कि हमने अपनी विचारधारा को अपने संगठन में गहरा करना है। राहुल गांधी के विचारों को कांग्रेसी कार्यकर्ता कितना समझे कितना नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन हिंदुत्व पर कांग्रेस की विचारधारा पर बड़ा कंफ्यूजन है। राहुल और प्रियंका दोनों मंदिरों में पूजा अर्चना करके सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो क्यों करते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राहुल और प्रियंका रैलियों में मंत्रोच्चार करके हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो क्यों करते हैं? अगर राहुल गांधी और कांग्रेस को हिंदुत्व से इतनी चिढ़ है, तो वो हिंदुत्व की राजनीति करने से बाज क्यों नहीं आते?